Now I would like to request ma'am to please come on the stage and guide us with your wisdom. तो आप सभी के अगर कोई questions होंगे तो I'm sure ma'am would be happy to take those questions. अब कोई भी आपके जो career को लेके है, exam को लेके है, जो exam अभी आ रहे हैं, तो over to you ma'am. Thank you. हाँ जी, you can use it ma'am. And you can rub like this. Okay. Okay. This is my... नर्वस हो रही हूँ मैं आप लोगों को देख के, इसको बाद में यूज़ करते। पहले तो ज़रा मुझे ये रो बताएं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, थोड़ा फटाफट। कांगड़ा, ऐसा करते हैं, शिमला वाले हाथ खड़ा करो। ठीक है। मंडी, कांगड़ा कम में, बिलासपुर, ओके। और कौन से जिले हैं भाई? सोलन एक ही है, चंबा, ओके। तो लाहौल से भी है कोई? लाहौल से नहीं है, बाकी सभी जिलों से है। और मैं हो गए, थक नहीं जाओगे? यहाँ एक सीट आगे, एक सीट खाली है। तो आप मुझे ये बताएं कि इस बार अलाइड का मेंस कौन कौन दे रहा है? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, एचएस का मेंस किसी ने लिखा? अभी कितना टाइम हो गया? हाँ, 2-3 months, 4 months। तो 2-3-4 months में क्या सीख लिया, कोई बताना चाहेगा? बेसिक एज इन क्या शुरू किया? Geography and Himachal history and history। ठीक है। and politics। अच्छा, ठीक है। और आप लोगों ने? इन्वायरमेंट वगैरह 2-3 महीने में इतना सब कवर कर लिया? current affairs के साथ। अच्छा, ठीक है। और कितने घंटे क्लासेस होती हैं यहाँ? 2 hours। और उसके बाद क्या करते हैं आप लोग सुबह और शाम को? हैं लाइब्रेरी कहाँ जाते हैं? अच्छा, यहीं पे, ठीक है। थोड़ा सा मैं फिर अपनी जर्नी से स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को लगे यहाँ कोई ऑफिसर नहीं है। एज एन एल्डर सिस्टर रख लो, या एक ऐसा इंसान रख लो जिसने कुछ साल पहले तुम्हारी तरह ही स्ट्रगल किया था। और आज भी मैं अपने आप को एज अ स्टूडेंट ही मानती हूँ, क्योंकि अगर तुमने देखा होगा वाई आई एम सो कनेक्टेड विद टीचिंग, क्योंकि मेरे अंदर का वो स्टूडेंट मरता ही नहीं है, और वो मरना भी नहीं चाहिए। ठीक है, वी शुड ऑलवेज बी लर्निंग एंड ओपन टू लर्निंग फॉर इंटायर लाइफ। मैं कांगड़ा से हूँ, ठीक है। और मैंने भी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो पेरेंट्स के कहने पे ही की थी, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि नहीं मैं तो वही बचपन से ऑफिसर बनना चाहती थी, ये साक्षात झूठ है। जिस दिन मेरा नाम लिस्ट में आया था और मैं बीडीओ सेलेक्ट हुई थी, मैंने पहले भी कहा था मुझे बीडीओ का फुल फॉर्म भी नहीं पता था। 2019 की बात है ये। अभी सबको पता है बीडीओ का फुल फॉर्म? आप लोग ज़्यादा अवेयर हैं मुझसे, पर मुझे सिर्फ इतना पता था लिस्ट में मेरे नाम के आगे कुछ है, और इसको बोलते हैं रेगुलर सरकारी नौकरी, जहाँ से एक बात पक्की कि आपको निकाल नहीं सकते इजीली। यही सच बात है कि नहीं? कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा किन लोगों को मुश्किलें आई? प्राइवेट सेक्टर को। क्यों आई? क्योंकि उनको पता था कि जाएंगे। जितने भी ऑफिसर्स थे या इस लाइन में थे वो लोग काम कर रहे थे, उनके ऊपर ऐसी कोई टेंशन नहीं थी। हाँ, उनको ये टेंशन ज़रूर थी कि उनको कोविड हो सकता है, लेकिन सरकार ने ड्यूटी लगाई है कि सैलरी लेनी है तो पहनो मास्क और राशन पहुंचाना शुरू करो। ये हम 2020 में कर रहे थे, तब मैं बीडीओ थी नगरोटा सूर्या कांगड़ा में। तो मैं आप लोगों को पहले तो सरकारी नौकरी का महत्व बता देती हूँ कि ये क्यों इसके पीछे इतनी भागी दौड़ी है। सेकेंडली, मैं हमेशा ये कहती हूँ सेशंस में कि नौकरी नहीं लगती कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपने आप को एक बार ये बात बोल देना कि क्या मैंने 100% ट्राई किया था। अगर आपने 100% ट्राई नहीं किया था, फिर आपके दिल में चोर है, फिर आपके दिल में खोट है और आपकी तैयारी में भी प्रॉब्लम है।
जिस इंसान ने 100% तैयारी की होती है, जो इंटरव्यू तक भी पहुंचा होता है, फिर भी सारे अटेम्प्ट एग्जॉस्ट करने के बाद उसके चेहरे पे एक कंटेंट की फीलिंग देखना और चमक देखना। क्यों बहुत सारे लोग टीचर्स बनते हैं? वो इसीलिए बनते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी कोशिश की, पूरी मेहनत करी, बट डेस्टिनी ने उनके लिए कुछ और लिखा था, टीचिंग लाइन चुनी थी। मैं भी हो सकता था कि तैयारी करने के बाद हो सकता था नहीं होता कोई एग्ज़ाम। ये जो अलाइड की मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक वक्त में मेरा हिंदी का पेपर क्लियर नहीं हुआ है। अलाइड में आपको 3 पेपर्स हैं आपके, इसमें सारा का सारा जीके आता है, इंग्लिश आता है, हिंदी आता है। आपको इंडिविजुअली पास करने पड़ते हैं ये तीनों के तीनों मेंस में। अगर आप एक में भी उड़ जाते हैं देन यू आर डन, खत्म हो गया काम। हिंदी में उस समय मुझे याद है कुछ 60 मार्क्स चाहिए थे, मेरे 59 मार्क्स थे अलाइड मेंस में। तो मैं ये आपसे क्यों बोल रही हूँ, क्लरिकल का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे मैं डॉक्यूमेंटेशन में बाहर हो गई। क्योंकि उस वक्त अगर मुझसे कोई पूछता कि तुम क्या कर रहे हो, और मेरे पास तो इस तरह से मोटिवेशन लेक्चर्स भी नहीं थे, ना कोई टीचर्स थे, बट सिर्फ इतनी सी बात पता थी कि विद ईच पासिंग टाइम मेरे जितने फेलियर्स हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एक अगली सीढ़ी है, मुझे कहीं ना कहीं तो ज़रूर पहुँचाएगी। हो सकता है नौकरी ना दिला पाए, सरकारी नौकरी ना हो, लेकिन हो सकता है मैं एक टीचर कमाल की बन जाऊँ। द पॉइंट इज कि आप अपने आप को क्या फीड करते हैं ड्यूरिंग योर एंटायर जर्नी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, मैंने कहीं पढ़ा अभी 2-3 दिन पहले कि दुनिया आपके बारे में वही सोचती है जो अकेले में आप अपने बारे में सोचते हैं। डू यू अग्री और नॉट? जो आप अपने बारे में सोचते हैं आप दुनिया को वही रिफ्लेक्ट करते हैं। अगर मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंट लग रही होगी तो ऐसा नहीं है, ये ओशन बहुत नर्वस ओशन है। जब वो अकेली होती है बहुत सारी चीज़ों को, अपने अंदर के बहुत सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म करती है, लेकिन फिर एक ब्रेव फेस लेती है, एक कॉन्फिडेंस फेस लेके वो आपके सामने आती है, और हर दिन को ऐसे ही स्ट्रगल हम करते आए हैं और करती रहेंगे आगे। सो द माई पॉइंट इज, जो आप अपने बारे में सोचते हैं आप वही रिफ्लेक्ट करेंगे, और वो चीज़ आपके एग्जाम में दिखेगा और आपके रिजल्ट में भी दिखेगा। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एम फॉर द मून, यू माइट लैंड अपॉन द स्टार्स। तो ये वाली बात है। सेकेंडली, वाई HAS, राइट, और वाई सबॉर्डिनेट अलाइड सर्विसेज, वॉट एवर इट इज़। हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज आपके स्टेट हिमाचल प्रदेश की देवभूमि की सबसे प्रीमियर सर्विसेज है। आज HAS कहीं ना कहीं, मैं अब ये चाहे लाइव भी चल रहा है, IAS से खुद को कंपेयर करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली वो एक ऑल इंडिया सर्विसेज है, उसका रुतबा अलग है, उसके पर्क्स अलग हैं, सब कुछ अलग है, और HAS से शायद हो सकता है 10 गुना ज़्यादा भी है, जो कि है भी। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ जो HAS भी सिलेक्टेड हो गए हैं, ऑफिसर्स डाउन द लाइन 10-12 साल 15 साल, दे कीप ऑन कंपेयरिंग देमसेल्फ विद IAS। इवन दो आप HAS से कुछ सर्विसेज के बाद, साल के बाद आप IAS में आते हो, लेकिन क्या आप में वो कॉन्फिडेंस आया? नहीं आया। आप यही सोचते सोचते मर गए कि यार IAS तो IAS होता है, हम क्या है। द पॉइंट इज, आपने सर्विसेज में सिलेक्ट होने के बाद क्या किया, आपने लोगों के लिए क्या किया, आपने इस सर्विसेज में तैयारी कर रहे बच्चों के लिए क्या किया। कोई अपने आप से नहीं पूछता कि मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है इस चीज़ के लिए, सोसाइटी के लिए। वी कीप ऑन कंपेयरिंग आवरसेल्फ। ये मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, अगर तुम सिलेक्ट हो भी गए और तुम्हें लगता है कि तुम खुश रहोगे, दिस इज अ मिथ। यू विल बी ओनली हैप्पी इफ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी। इसकी चाबी किसी के पास नहीं है। HAS बनने के बाद भी अगर आपको हाइकिंग करने में मजा आता है तो वो HAS बने बिना भी मजा आएगा। द ओनली पॉइंट इज, ट्रीट दिस एग्जाम एज एन एग्जाम ओनली। दिस इज नॉट योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। ये नहीं बने कोई बात नहीं, पूरा जोर लगा दिया कुछ और बन जाएंगे। बट द पॉइंट इज, जो भी बनोगे क्या उसमें एक्सीलेंस को कोशिश करोगे? दैट शुड बी द एम। मैं DD न्यूज़ में मुझे मौका मिला जाने का, तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा आपको क्या लगता है कि सामाजिक प्रॉब्लम क्या है, तो नेचुरली वो ड्रग्स हैं। और ड्रग्स भी क्यों ले रहे हैं लोग, शिमला में, कांगड़ा में, सोलन में, बद्दी में, ये सब क्यों ले रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू एस्केप समथिंग। हो सकता है हम पेपर की तैयारी कर रहे हो सकता है हमारे पेपर नहीं निकल रहे। अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बड़ा डंडा है, हिमाचल में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लो 9.2% से आगे है ओवरऑल। तो ये इस वजह से भी बच्चा ड्रग्स लेता है। वी शुड नॉट इग्नोर द फैक्ट कि भैया इस वजह से बच्चा ड्रग्स नहीं ले रहा। बट द पॉइंट इज, फिर हम कोचिंग सेंटर्स में या जो हमारे मेंटोर्स है उनकी जिम्मेदारी है आप लोगों को समझाना ये कि वैल्यू अपनाओ अपने अंदर। ड्रग्स एक बहुत टेम्पररी सोल्यूशन है। जब तक ड्रग्स ले रहे हो, चाहे वो ड्रग्स छोड़ो तुम, आई टॉक अबाउट सिगरेट ऑल्सो।
आई टॉक अबाउट सिंपल स्मोकिंग ऑल्सो। वो कश में मज़ा तो ज़रूर आएगा कि भैया कश मार लो, रिलैक्स हो जाएगा, बट लॉन्ग रन में आप अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। और इसमें जेंडर का कोई लेना देना नहीं है, लड़कियों के भी फेफड़े ही होते हैं। एग्जैक्टली है ना, फेफड़े तो इंसान के ही खराब होते हैं। तो लॉन्ग रन में व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू? और ये छोटे छोटे स्ट्रेसेस हैं। अगर आप में से मेरे साथ जुड़े हुए हो तो 2019 से वाट ही वाट लगी हुई है, 24 आ गया हुआ है। करियर में स्टेबिलिटी, कभी कुछ, कभी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स, कभी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैंने अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखा है। एंड मेरी जर्नी जो है, हिमाचल के बहुत सारे युवा जानते हैं कि मैडम क्या फील कर रही है। समटाइम्स आई पोस्ट वेरी सैड स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं जानती हूँ आप में से जो लोग जुड़े हैं उनको समझ आ गया आज मैम डाउन फील कर रही हैं। दैट इज़ मी। आई ट्राई टू रिमेन पॉजिटिव, आई ट्राई टू रिमेन ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट। और आप लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये दिखावा जो है ना वो बहुत साल तक चलता नहीं है। ओशन आज जो 24 में है, 2024 में, 2028-30 में भी अगर ऐसी ही रहती है तो तुम सोच लेना कि हाँ मैडम ऐसी ही है। क्योंकि ये नकाब पहन के मुझे नहीं पता हम किसको ब्लफ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप खुद को ही झूठा साबित करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि आप लोगों का जो तैयारी है वो किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। मेरा क्या रूटीन रहता था। मैंने जब इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के बारे में सोचा, मैं आपको बताती हूँ वो दिन मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स में बेड़ा गर्क कर दिया था। मतलब आप समझ सकते हैं, आई वॉज अ स्टूडियस पर्सन। अच्छी थी मैं पढ़ने में, मैं घंटों बैठ के पढ़ सकती हूँ। मुझे लगता है एक अच्छे स्टूडेंट की यही सबसे खास बात होती है कि आपकी सिटिंग कैपेसिटी कितनी है, आप आराम से कितनी देर बैठ सकते हैं। तो मैं 7-8 घंटे की मेरी सिटिंग कैपेसिटी है। ये बात मेरे माता पिता को पता थी। लेकिन क्योंकि आपने देखो हम क्या कर रहे हैं, हम बीएससी कर रहे हैं, क्योंकि हम डॉक्टर नहीं बने तो हम बीएससी में घुस जाते हैं। फिर बीएससी में हम कंफ्यूज रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दुनिया को दिखाने के लिए एक डिग्री जैसी मिल जाती है। फिर हम उसी स्ट्रेस में मास्टर्स में आ जाते हैं। फिर हमको लगता है कि हमने टाइम को थोड़ा एक्सपैंड कर दिया है, अब दुनिया को दिखाने के लिए हम कुछ और करेंगे, ताकि कांगड़ा में बैठे हुए लोग पूछें माँ बाप से कि लड़की क्या कर रही है, वो बोल सके मास्टर्स कर रही है। और लड़कियों को तो ये चीज़ ज़्यादा पता है, वी आर बाइंग टाइम, आई डोंट नो फ्रॉम होम, है ना, वी आर बाइंग टाइम फ्रॉम सोसाइटी एंड फ्रॉम फैमिली। ओके, जब मास्टर्स में भी कुछ नहीं हुआ, बिकॉज आपको पता चल जाता है आपके मार्क्स इतने नहीं है कि आप साइंटिस्ट बन जाओ या इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाओ या इंडस्ट्रीज में काम कर लो या कोई कुछ इन्वेंशन कर दो। तो एक दिन क्या हुआ कि सुबह के 4 बजे थे, आई रिमेंबर, मैं मम्मी पापा के कमरे में घुस गई और सुबह 4 बजे मैंने उनको भी उठा दिया। मैंने कहा उठो, दे बोले क्या हो गया इसको। मैंने कहा बताओ मैं क्या करूँ। दिस हैपन्स, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। यहाँ जितने भी बच्चे इस कमरे में तैयारी करने के लिए बैठे हैं, उनकी लाइफ में ये इंसिडेंट या तो पेरेंट्स के साथ हुआ है बैठ के, दोस्त यारों के साथ हुआ है बैठ के, या किसी अपने के साथ ज़रूर पूछा है हमने कि यार मैं ये तैयारी करूँ या मैं नहीं करूँ। और बड़े कम केसेस में होगा अकेले में बैठ के सोचा होगा क्या मैं तैयारी करूँ, फेल हो गई तो पहला क्वेश्चन क्या आता है दिमाग में, नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे। बट तुम लोगों ने उस चीज़ को पार किया है, एक सट्टा खेला है, सट्टा ही है, ठीक है, और यहाँ बैठे हो। सो एक बार तो जोरदार ताली अपने लिए बजा लो। मैंने भी वही सट्टा खेला और सबसे पहले मुझे अच्छे से याद है किताब मेरी माँ ने मुझे ला के दी थी। इवन दो ये जोगता का प्लेटफॉर्म है पर वो किताब हेलियोस की थी और वो किताब मैंने पढ़ना शुरू किया क्योंकि मैं भरमौर से बिलोंग करती हूँ और वहाँ चंबा के राजा के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसमें काफ़ी आशिकी दिख रही थी कि चंबा के राजा ने ये कर दिया वो कर दिया। तो उस चीज़ से मेरा बहुत इंटरेस्ट आ गया कि यार राजा भी ऐसे थे और ये हिस्ट्री हिमाचल के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, सो व्हाई नॉट टू स्टडी इट। आई रिमेंबर कांगड़ा में सप्पड़ बोलते हैं ना पत्थर को जिसके ऊपर धूप सेकते बैठते, तो वही रैत में एक सप्पड़ था और रैत में उस सप्पड़ पे बैठ के मैंने वो किताब पढ़ना शुरू की एंड मैंने 3-4 डिस्ट्रिक्ट जो है वो उनकी सिर्फ हिस्ट्री पढ़ ली क्योंकि वो मुझे बहुत रोमांचक लगी। सो सेकेंड मुझे ये पता चला क्योंकि मैं पढ़ सकती हूँ, उसके बाद सेकेंड पॉइंट जो क्लिक किया मेरे केस में कि मेरी रुचि भी है इन चीज़ों में। तो आप लोग भी, आई एम अज्यूमिंग आप लोग जो यहाँ बैठे हैं आप लोगों की रुचि किसी ना किसी सब्जेक्ट में ज़रूर होगी, थोड़े में ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। किसी को हो सकता है ज्योग्राफी अच्छा लगता हो, किसी को पॉलिटी अच्छा लगता हो, किसी को हिस्ट्री अच्छा। हिस्ट्री किसको अच्छा लगता है, रेज योर हैंड्स। देखा 5-6 मोस्ट 5 ही हैं शायद। सो द पॉइंट इज़ कि तैयारी मैंने शुरू करी और अगेन क्योंकि मैं
सिविल सर्विसेज का काफ़ी हद तक पढ़ चुकी थी। एचएस में एक बेनिफिट ये मिलता है जो सिविल सर्विसेज का पढ़ चुका होता है, अगर आपने सिविल सर्विसेज के सब्जेक्ट्स कवर कर लिया ना, आपने कोर सब्जेक्ट्स कवर कर लिया, आपने हिस्ट्री, इसमें सब कुछ बता रही हूँ मैं, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, और अगर आपने इंडियन पॉलिटी कवर कर लिए, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, तीसरा आपका इकोनॉमी, ठीक है, एंड चौथा आपका कौन सा सब्जेक्ट हो गया, ज्योग्राफी। जिसने ये 4 स्तंभ कवर कर लिए हैं अच्छे से, इसीलिए मैं जब भी कोचिंग में भी मैं आप लोगों को, कोचिंग वालों को भी मैं सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप शुरुआत भी करें बच्चों को पढ़ाने की, तो ये 4 कोर सब्जेक्ट से ही शुरुआत करें, बाकी चुटर पुटर सब्जेक्ट्स अपने आप धीरे धीरे होते रहेंगे। कमांड हमको 4 में बनानी है। जिस दिन आपकी इन 4 में कमांड बन गई, एक बार सिलेबस फिनिश हो गया, तो फिर एचएएस जो है वो कुछ भी नहीं रहता। HAS is nothing. HAS is सिविल सर्विसेज का 80% एंड 20% योर हिमाचल। तो मेरा वो 80% मैं कर चुकी थी। अब आपको देखना है अगले 1 साल में या एटलीस्ट 1.5 साल में, उससे ज़्यादा नहीं, 1-1.5 साल में अपने आप को ऐसा तैयार कर लो कि आपकी इन 4 सब्जेक्ट्स पे मास्टरी हो, आपके पास इनके नोट्स अवेलेबल हो, और उसके बाद जो है हिमाचल जो है कॉम्पोनेंट कुछ भी नहीं बचता। व्हाट इज़ हिमाचल? हिमाचल के लिए तो बुक्स ही नहीं अवेलेबल। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि हिमाचल के लिए मार्केट में आपके या तो जोगटा की किताब अवेलेबल है, जो कि मैंने भी पढ़ी थी अपने टाइम पे, या उस समय निधि सोनी मैडम की किताब आती थी, एक वो थी, हार्डली ये 2-3 किताबें थी, या हेलियोस की किताब होगी। नहीं, किताबें नहीं है ज़्यादा मार्केट में। ये एग्ज़ाम को लिखने वालों को भी पता है कि बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से। सो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आगे जाते जाते हो सकता है बहुत सारे लोग किताबें लिख लें, और जब किताबें ज़्यादा लिख लेंगे, वो नए टॉपिक्स कवर कर लेंगे, तो और मुश्किल हो जाएगा। यू हैव लिमिटेड बुक्स इन द मार्केट, चाहे वो जोगटा की किताब है, चाहे वो निधि मैडम की किताब है, जो भी आपको मेंस की किताब मिलती है उस पर कर लो अपने हाथ और शुरू कर दो तैयारी। हिमाचल की क्लासेस होती हैं यहाँ पे। सो द पॉइंट इज, आप लोगों को अपने पूरे हफ्ते में कोशिश यही करनी है कि 5 दिन अपने मेन सब्जेक्ट को देने हैं, जिससे नंबर बनने वाले हैं। और मेक इन ब्रेक फैक्टर जो होता है, अब देखो हिमाचल का जो पेपर लिखता है बच्चा, या लाइट का पेपर लिखता है, बाहर के बच्चे भी देते हैं पेपर, बट वो सिलेक्ट नहीं होते ज़्यादा। क्यों? क्योंकि उनको हिमाचल कंपोनेंट में मार पड़ जाती है। सो इसीलिए आप लोगों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 80% सिलेबस कंप्लीट करो, और बचा हुआ जो 20% सिलेबस है फिर उसको कंप्लीट करो। सो इट शुड बी लाइक 5:1 का रेशो होना चाहिए एक हफ्ते का। मैं यही करती थी और यही सजेस्ट करूंगी आप लोगों को। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, नोट मेकिंग। आप लोग अकेडमी में, हम लोग भी अकेडमीज़ में पढ़े हुए हैं, लेकिन जो नोट्स मेरे उस समय के बने हुए थे आज भी मेरे पास हैं वो। तो ये आप लोगों के पास अपने नोट्स बन रहे हैं? हाउ डू यू गाइज मेक नोट्स? कैसे? फॉर एग्जाम्पल बताओ। क्लास में यूजुअली व्हेन टीचर्स मेक अस अंडरस्टैंड, दे आल्सो डिक्टेट समटाइम्स। ठीक है, समटाइम्स जो हम खुद से लिख रहे हैं, ठीक है। दो ज़्यादा। जैसे मान लो, बैठ जाओ। फॉर एग्जाम्पल तुमने आज पॉलिटी पढ़ी, और पॉलिटी में आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा, सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़े आपने, कि भैया सेंटर और स्टेट रिलेशन में एक टर्म आती है फेडरलिज्म, और सब पढ़ा है आप लोगों ने कि फेडरलिज्म का मतलब होता है इट इज़ एन अरेंजमेंट वेयर देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल बॉडीज़ पर से। सो इसको बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया कि सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें बड़ी सारी चीज़ें आ गई। एक टॉपिक आपने पढ़ा, गवर्नर एक प्रॉब्लम है, पढ़ा है। आप उसके नोट्स कैसे बनाएंगे, मैं बताऊंगी अभी। फॉर एग्जाम्पल आपको क्लास में पढ़ा दिया गया, ठीक है, घर जाके क्या करते हैं आप उनका? अचार डालते हैं। घर जाके क्या करते हैं? कोई पॉइंट नहीं है, एक ही दिन में क्या रिवाइज करेंगे? मैं क्यों रिवाइज करूंगी? आज जब मुझे पता है मेरा पेपर अगले साल है, तो मैं आज पढ़ाए हुए टॉपिक पे शाम को जाके रिवाइज करके टाइम वेस्ट कर रही हूँ ना। मेरा बस एक काम होना चाहिए, वैल्यू एडिशन। अब मैं बताती हूँ, क्लास में बोलते थे कि कल बुद्धिज़्म पढ़ाया जाएगा। आई यूज़ टू बी दैट द मोस्ट इरिटेटिंग स्टूडेंट इन द क्लास। मैं सबसे आगे बैठती थी, ये निशानी होती है जो सबसे आगे बैठते हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा सवाल पूछने वाली भी मैं ही थी, क्लास में सबसे पहले आंसर करने वाली भी मैं ही थी। तो तुम सोच लो मुझे कितने ही लोग पसंद करते होंगे। एवरीबडी हेटेड मी, मुझे तो ऐसा लगता है पूरी क्लास में। और वो क्लास होती थी लगभग 200-250 बच्चे की। सर ने कह दिया बुद्धिज़्म पढ़ाने वाला हूँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, इसको करके देखना इफ़ यू थिंक।
सबसे पहले मैं खुद आज बुद्धिज़्म पढ़ के जाऊंगी, जो भी मेरे पास ऑनलाइन अवेलेबल है। इसको रोचक बनाने के लिए मैं यूट्यूब पे सर्च करूंगी बुद्धिज़्म के बारे में। बुद्धिज़्म आइदर यू राइट यूपीएससी, अपने आप ही सारा का सारा उसका ब्यौरा, या बुद्धिज़्म हिस्ट्री इन इंडिया, कुछ भी लिख लो, बुद्धिज़्म के बारे में हो गया। एक ग्राफिक पिक्चर मेरे दिमाग में चलेगी, अच्छा ऐसा हुआ था, सिद्धार्थ ने ऐसा किया था, इस टर्म को महाभिनिष्कर्मण कहते हैं, जो भी है। अगले दिन क्लास में, अच्छा वो नोट्स मैंने बना भी लिए अपने, अगले दिन क्लास में जो सर पढ़ाते थे उसको भी मैंने अपने नोट्स में शामिल किया, और फिर शाम को वापस आके एक बार उसको रफ मैंने चीज़ देखी और ये सर्च किया प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ बुद्धिज़्म, या अगर मुझे ज़्यादा ही समझ आ गया है तो प्रीवियस ईयर मेंस क्वेश्चन ऑफ बुद्धिज़्म, वहाँ पे लिखा। और अगर आंसर राइटिंग नहीं आती, सिर्फ पॉइंट्स लिख लिया मैंने। जैसे क्वेश्चन होता है कि राइज ऑफ हेटेरोडॉक्स सेक्ट जो है वो क्यों हुआ भारत में, उसके क्या कारण थे। तो मेरे को अभी समझ नहीं आ रहा, मैंने पहली बार टॉपिक पढ़ा, बट क्वेश्चन देख लिया कि मेंस में आया हुआ है, सर्च करा, आंसर पढ़ने की कोशिश की, सिर्फ एक दो तीन पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए, बात खत्म। इवन इफ यू डोंट राइट द आंसर, यू हैव द क्वेश्चन, बात खत्म होगी। आज के लिए, इस साल के लिए बुद्धिज़्म टॉपिक इज फिनिश्ड फॉर मी। इतना ही टाइम देना है एक टॉपिक को, तुम्हारे पास पूरी जिंदगी नहीं है, और ना ही एक्सेस रिविजन के चक्कर में फंसना है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर नोट्स। जिस भी स्टूडेंट के पास इस क्लास में अपने नोट्स होंगे अगले एक साल में, हर एक अपने टॉपिक के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के, साइंस के, या एटलीस्ट जो ये 4 मैंने कोर पिलर्स बोले हैं, उसका पेपर कोई ना कोई पेपर ज़रूर निकलना है। इट कैन बी सिविल सर्विसेज, इट कैन बी स्टेट सर्विसेज, इट कैन बी अलाइड। और जो अच्छे से पढ़ रहा है, तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि एक तो सारे पेपर दो। तुम में से किसको कॉम्प्लेक्स लगता है कि मैं क्लर्क के पेपर में नहीं बैठूंगी या बैठूंगा? लगता है किसी को कॉम्प्लेक्स छोड़ दो। माई फादर यूज टू से, जैसे मुझे बड़ी शर्म आ रही थी, सच बता रही हूँ, मैं क्लर्क का पेपर देने में, इसलिए क्योंकि मैं DAV टूटू और DAV लक्कड़ बाजार शिमला से पढ़ी थी। एंड उसके बाद मैंने BSc करी, मास्टर्स पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो मुझे सच में शर्म आ रही थी कि मैं किस मुंह से क्लर्क का पेपर देने बैठूंगी। सो माई फादर सेड वन लाइन कि ये पेपर तेरे लायक नहीं है, ये पेपर डिसाइड करेगा। अगर ये पेपर तू निकाल लेती है और फिर तू छोड़ देती है, तो हाँ ये पेपर तेरे लायक नहीं है, और अगर ये पेपर तुझसे नहीं निकलता तो तू इसके लायक नहीं है। एंड आई रियली बॉट दैट। वो चीज़ सच में मेरे जहन में चल गई। वो जो एक होता है ना कि DAV से पढ़े हैं, यहाँ पे भी तो लेवल्स हैं, तारा हॉल से पढ़े हैं, ICSE से पढ़े हैं, CBSE से पढ़े हैं, बेचारा HP बोर्ड से पढ़े हैं। तो वो चीज़ ख़त्म हो गई बिल्कुल ही, वो एक ईगो और मैं, वो ख़त्म हो गया। ये तैयारी आपकी ईगो और मैं ज़ीरो कर देती है, ख़त्म कर देती है। ख़त्म इसलिए करती है ताकि यू कैन राइज लाइक अ फिनिक्स, बिल्कुल नई पर्सनालिटी, बिल्कुल नया कैरेक्टर। तुम खुद को एक साल की तैयारी के बाद पहचान नहीं पाओगे यार। तुम्हें हर चीज़ की नॉलेज होगी, तुम्हें हिस्ट्री के बारे में पता होगा, तुम 4 लोगों के बीच बैठोगे, तुम वहाँ बता सकते हो। तुम रशिया का कोई टॉपिक चला होगा तो तुम बोलोगे अरे रशिया का तो हाल ही ऐसा है, रशिया ने तो पीछे भी हर एक देश को एक्सपेंशन करने की कोशिश की है। रशिया के ब्लड में ही यही है, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, इंपीरियलिज्म। जब तुमने हिस्ट्री पढ़ा होगा, देन यू कैन एक्चुअली टेल अबाउट द प्रेजेंट एंड यू कैन ऑल्सो प्रेडिक्ट द फ्यूचर। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस एग्जाम। इस एग्जाम को ऐसे भी लेके देखो, कोई पॉलिटी की बात चली है तो तुम वहाँ पे बता पाओगे। आजकल जामा मस्जिद का केस चला हुआ है, यू विल रीड अबाउट एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में बार बार आ रहा है। थोड़ा करंट को भी धीरे धीरे फॉलो करो। याद करने की जरूरत नहीं, मैं फिर कह रही हूँ, अपने नोट्स में कहीं लिख लो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, न्यूज में चला है, हफ्ते तक वही चलता रहेगा। न्यूज यू नीड नॉट टू फॉलो एवरी डे। हफ्ते में भी एक दिन अखबार उठा लोगे, वही न्यूज पिछले एक हफ्ते की चली हुई है। एंड हिमाचल के लिए ट्रिब्यून से अच्छा पेपर नहीं है। इफ यू वांट टू सप्लीमेंट इट, हिंदू या एक इंडियन एक्सप्रेस में से कुछ भी लेना, बट मेरे हिसाब से ट्रिब्यून इज समथिंग जो तुम्हें डेली पढ़ना चाहिए। उसमें हिमाचल स्पेसिफिक भी आप लोगों को मिलेगा। कल बहुत अच्छा आर्टिकल था, कांगड़ा में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में था, सारे गिवन थे। देखा किसी ने? अपनी अपनी कैपेसिटी के साथ में। यार वहीं से तो प्रीलिम्स के सवाल बनते हैं, और कहाँ से बनते हैं। सो हफ्ते में कम से कम उस चीज़ को देखो। एंड एज आई वाज सेइंग, सारे पेपर भरो। आई होप अब थोड़ा फ्रिक्वेंसी ज़रा कम हो रही है, पेपर रेगुलर नहीं आ रहे, बट जो भी पेपर हाथ लगता है, चाहे पटवारी का पेपर भी भरना पड़े, तुम अपना सब्जेक्ट देखना उसमें कि जो मैंने तैयारी की है क्या मैं उसको सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। इम्पॉर्टेंट नहीं है कि निकले
या ना निकले, ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो तैयारी की या जो मैं, अच्छा ये भी एक कोचिंग सेंटर को जज करने का भी तरीका पेपर देना ही है मुझे। इट्स ट्रू। तुम यार देखो, yes we are standing in academy and you are sitting in academy, but यहाँ बड़ी हार्ड अर्नड मनी लगी है। किसी के पास फ्री मनी थी जो यहाँ आया? सेब वाले कौन कौन है? कम है, बहुत कम है। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। नहीं, ये है देखो, अपने कांगड़ा में तो ऑप्शन ही नहीं है, या तो फौज में चले जाओ या तुमको नौकरी करनी पड़ेगी, ज़मीन हमारे पास है नहीं, ठीक है। सेम गोज़ फॉर चंबा वगैरह भी, बहुत हार्डशिप, बहुत टफ एरिया है। हम लोग वहीं से आए हैं, हमें पता है, मुझसे ज़्यादा खैर मेरे पिताजी को पता है। बिलासपुर तो बेचारा बसा ही नहीं है अभी तक, वो बसने की ट्रांजिशन स्टेट में ही है। हमीरपुर भी ऐसा है, हमीरपुर से सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं जगहों पे। क्यों निकलते हैं? क्योंकि उनको पता है और कुछ है ही नहीं है, और कुछ है ही नहीं है, तो उनके पास, जिनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। तो और जो सेब वाली पार्टी हैं सारे, इनकी मैं इसलिए यहाँ दाद दे रही हूँ। मैं कुल्लू में रही साल, नहीं पढ़ते बच्चे। क्यों पढ़ेंगे? अच्छा हम क्यों पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सैलरी लग जाए, नौकरी लग जाए। ये सब बात की बातें हैं। इफ आई से कि आई विल ब्रिंग चेंज अगर मेरा पेट भरा हुआ है। इतिहास में चेंजेस तभी आए हैं जब लोगों के पेट भरे थे। जब लोगों के पेट नहीं भरे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ, उसके बाद आप देखेंगे लोगों ने बड़ी मुशक्कतें करी, और फिर ये जो गंगा की विरासत है सारी की सारी, वहां पे थोड़ा खाया पिया लोगों को लगा, और तब धर्म ने वहां पे स्थापना की। आप भगवान की पूजा बिना खाए पिए खाली पेट नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलते हैं ना, जो भूखा है वो भगवान के बारे में क्यों सोचेगा, वो तो ये सोचेगा दिहाड़ी लगा लूं। सो द पॉइंट इज दिस ओनली कि जो कुल्लू वाली बेल्ट है, शिमला वाली, अपर शिमला वाली बेल्ट है, सिरमौर की बेल्ट है, जिनके पास प्रॉस्पेरिटी है, एंड इट्स अ गुड थिंग दे हैव प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि वो उनके पेरेंट्स की मेहनत की वजह से है। ये भी फ्री में नहीं आई है। आप लगो ज़रा खेत में। मैं अभी खेत में लगी थी, वो सीज़न चला हुआ था, मेरे प्राण निकल गए, मुझसे नहीं हुआ ये। बट डिस्पाइट हैविंग मनी, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं मुझे कुछ करना है, सो दैट इज़ द ग्रेट थिंग कि आपको लगता है कि आपको आपकी आइडेंटिटी जो है वो बनानी है। दिस इज़ द ओनली ड्राइविंग फोर्स। आप लोगों की तो मैं इसको मजबूरी भी समझ सकती हूँ, ठीक है। दिस इज़ द डिफरेंस। सो मैं थोड़ा सा ना नोट मेकिंग का बताना चाह रही थी। आएगा चलाना? यार मैं तो पेंसिल वाली ही हूँ। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रही थी आप लोगों को नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि ये शायद आपको कोई बताएगा नहीं। मान लो कि ये मेरा एक पूरा A4 शीट है। मेरा फर्स्ट स्टेप हमेशा ये रहता है कि कॉपी को मैं इस तरह से फोल्ड कर दूं ताकि ये वाला पोर्शन मेरे पास रहे। समझ आ गया होगा सबको? ये मेरी हर एक कॉपी में होगा, जितने भी नोट्स मैं बनाने वाली हूँ हर जगह होगा। क्यों? दिस इज फॉर फ्यूचर, दिस इज फॉर फ्यूचर, दिस इज फॉर योर डेटा, दिस इज फॉर योर करंट न्यूज़, जो भी है। बहुत गंदी हैंड राइटिंग है, ठीक है, पहले अच्छी थी। और जो भी आपके फ्यूचर में यहाँ पे कोई मान लो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, लिखा भी नहीं जा रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट की कोई जजमेंट आई है तो यहाँ पे आप लिखेंगे, या कोई एग्जाम्पल्स फ्यूचर में मिलते हैं आपको या अभी मिलते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे, वैसे खाली रहेगा। अच्छा, इसे मिटेगा कैसे? ये ना ऑल, नो कैंसिल। ओके, ये सही है। कितने का है ये? मैं आप लोगों को गवर्नर का एग्जाम्पल दे रही थी। टॉपिक है आपका, और मैम अगर आप पूरा पाम यूज करेंगे ना अपना, हाँ, फिर वहीं से मिटना शुरू हो जाएगा। और ऐसे आप पेन को आप घुमा दो, दूसरी साइड से लिखो, ऐसे, दूसरी साइड से। अच्छा, आप थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। हाँ ठीक, थैंक यू। आप लोगों के जो टॉपिक है ये मैं पढ़ रही हूँ, मान लो सेंटर स्टेट रिलेशन, और मैंने इसमें इश्यूज़ पढ़ना शुरू किए कि फेडरलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। मैं बहुत चीज़ें लिखती गई। मान लो मैंने लिखा पहला इशू जो है वो गवर्नर का ऑफिस एक बहुत बड़ा इशू है, अभी करेंगे कैसे डिस्कस। फिर मैंने दूसरा लिखा, बताओ क्या लगता है सेंटर स्टेट में क्या क्या प्रॉब्लम्स लगती हैं आप? हाँ,
हाँ, उसको बोलते हैं, द टर्म इज फिस्कल फेडरलिज्म। ठीक है, ये फाइनेंस की जगह इफ यूल राइट दिस, 1 नंबर। जब आपको आपके क्लासेस में भी टीचर्स ऐसा कुछ लिखाएं, उसको डबल अंडरलाइन करके लिखो, क्योंकि यही नंबर हो सकता है जब एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता, जब वो आपका पेपर खोलेगा, ये वर्ड देख लेगा, उसको सब कुछ समझ आ जाएगा, बच्चे ने पढ़ाई की है। ठीक है, और बताओ और क्या इरिटेंट लगता है आपको? सेंटर स्टेट रिलेशन में क्या क्या प्रॉब्लम लगती हैं? और इसमें फिस्कल फेडरलिज्म में आपका ये आ गया। नाउ दिस इज हाउ आई मेक नोट्स। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक प्रॉब्लम लगती है फाइनेंस कमीशन, लगती है? देखा है स्टेट्स को रोते हुए? नहीं देखा होगा। देखा है? सेंटर से पैसा मांगना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनेंस कमीशन बोलता है अपनी पॉपुलेशन पे काम करो, अपनी इकोलॉजी पे काम करो, बाकी पैरामीटर्स पे काम करो, तब जाके पैसे दूंगा। तो अब खुद सोच लो, स्टेट्स लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र, जो कि बहुत अच्छी प्रॉस्पेरस स्टेट है, ये बोलते हैं जो ग्रांट्स भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इसमें फाइनेंस कमीशन के बाद एक ग्रांट इन एड सुना होगा, वो कहते हैं हमें जो ग्रांट मिलनी चाहिए वो इंसेंटिव बेस्ड मिलनी चाहिए। इंसेंटिव बेस्ड का मतलब है हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारी एजुकेशन अच्छी, हमारी हेल्थ अच्छी, हमारे सारे डेवलपमेंट पैरामीटर्स अच्छे, तो हमें जो मिलना चाहिए वो इंसेंटिव बेस्ड मिलना चाहिए। स्टेट्स लाइक बिहार एंड उड़ीसा, इस बार उड़ीसा जाने का मौका मिला मुझे, है ना, जगन्नाथ के दर्शन करने का। उड़ीसा और बिहार बोलते हैं कि हम लोग गरीब हैं, जो कि एक्चुअल में उड़ीसा इज़ वेरी वेरी पुअर, बट अब थोड़ी इंप्रूवमेंट है। ये बोलते हैं नहीं, हमें जो है वो डेफिसिट बेस्ड ग्रांट मिलना चाहिए। मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि नोट्स जो है ना वो 2-2 लाइन में बनते हैं, पूरा का पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट्स लाइक उड़ीसा एंड बिहार, आई टोल्ड यू वी हैव अ लॉट ऑफ सिलेबस टू कवर। आपके जो नोट्स होने चाहिए वो सेल्फ स्पीकिंग होने चाहिए। हैंड राइटिंग गंदी है बट एसेंस समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये मैं बता रही थी। और इश्यूज बताओ, फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशनल इश्यूज। इंस्टीट्यूशनल इश्यूज नोट्स में भी जो तुम नोट्स में लिखोगे वही 1 साल के बाद तुम्हारी आंसर राइटिंग में कन्वर्ट होने वाला है। नोट्स इज व्हाट? आंसर राइटिंग। इंस्टीट्यूशनल इशू का मतलब है फॉर एग्जाम्पल द बॉडीज लाइक CBI और ED, सुना है ED? ठीक है, या फिर इंटर स्टेट काउंसिल या फिर जोनल काउंसिल्स, ये डिफंक्ट पड़ी हुई हैं। CBI और ED को यूज़ किया जा रहा है काफ़ी हद तक ऑपोजिशन को थोड़ा सा रैग करने के लिए, देखते हैं आप रोज़ न्यूज़ में। इंटरस्टेट काउंसिल की मीटिंग जो है आज तक मेरे को लगता है जब से ये बनी है 15 से 16 बार से ज़्यादा मीटिंग नहीं हुई है। जिनको नहीं पता, इंटरस्टेट काउंसिल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेंटर और सभी स्टेट्स जो हैं वो इनवाइटेड होती हैं एंड दिस इज़ लाइक जस्ट अ डिस्कशन हो रहा है। मान लो कि मैं सेंटर हूँ और तुम लोग स्टेट्स हैं, तो अपनी अपनी बात रखोगे। हिमाचल बोलेगा सर पैसे दे दो, ये बोलेंगे पैसे नहीं है। अब वो क्यों बोलेंगे आप लोगों को पता है। द पॉइंट इज मीटिंग हो गई तभी तो कुछ होगा। दिस इज दी ओनली थिंग। यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे, सिंपल सी बात है कि मीटिंग ओनली 15 to 16 टाइम्स सिंस इंसेप्शन। जोनल काउंसिल लिखोगे डिफंक्ट पड़ा है। सो द माई पॉइंट इज दिस इज हाउ यू मेक नोट्स। जब आप इसको कर लेंगे, अब मैं एक एग्जाम्पल और देती हूँ, जैसे गवर्नर का ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर का ऑफिस, ठीक है, मैं यहाँ लिखूंगी गवर्नर, और मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने गवर्नर के लिए ऐसा बनाया हुआ है और मैंने प्रेसिडेंट के लिए ऐसा बनाया हुआ है। अपने अपने खुद ढूंढ लेना, बट पेपर में डोंट डू दिस। पेपर में यू हैव टू राइट। अच्छा, एक वैल्यू मैंने HS में देखा, मेरे GS 3 में बहुत अच्छे नंबर आए थे अपने टाइम पे दोनों बार, और सेकेंड टाइम GS 2 जो कि पॉलिटी है उसमें भी अच्छे नंबर आए, क्योंकि मैं आंसर को सिर्फ वही फॉर्म में नहीं लिखती कि ये आपके स्टार्टिंग की आपका हेड हो गया। फॉर एग्जाम्पल गवर्नर के बारे में कि गवर्नर ऑफिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस, इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस एंड दिस, दीज आर द आर्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद तुमने बॉडी में जैसा लिखा
तुमसे सवाल पूछा है कि गवर्नर का ऑफिस इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो गया है गिवन टाइम्स में, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी आया है और आपके स्टेट सर्विसेज के लिए भी वैलिड क्वेश्चन है एंड अलाइड के लिए भी वैलिड क्वेश्चन है। आप लिखोगे गवर्नर का ऑफिस इसीलिए ऐसा है क्योंकि गवर्नर के ऑफिस को जो है वो पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। गवर्नर का ऑफिस जो है गवर्नर खुद एक सेंटर का एजेंट माना जाता है। तीसरा, गवर्नर का ऑफिस इसलिए है क्योंकि गवर्नर रिपोर्ट देता है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है 356 में। एक तरीका ये है जो कि अच्छा तरीका है, पर जब मुझे 8 नंबर लेने हैं या 20 नंबर लेने हैं, ऐसे क्वेश्चन यूजुअली 8 नंबर में आते हैं एचएस में, और अब तो मैंने अलाइड का फॉर्मेट देखा, उसमें 10 क्वेश्चन भी 8 नंबर के और अगले 10 क्वेश्चन भी 8 नंबर के। सो द थिंग इज कि अब पैटर्न चेंज हो गया है, मैं हर चीज़ के लिए ऐसा लिखूंगी तो एग्जामिनर हो जाएगा बोर। तो मैं क्या करूंगी, हो रहा है ये मिट भी रहा है। मेरी स्ट्रैटेजी ये रहेगी, जैसा मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, गवर्नर्स है ना, द ऑफिस लिख सकते हैं, देन यू कैन राइट डाउन लाइक दिस, यूज़ ऑफ डायग्राम्स, जो हम सोचते हैं कि भैया क्या डायग्राम यूज़ करें, क्या लिखें। अब आप जब इस फॉर्मेट में लिखेंगे और यहाँ आप हेडिंग डालेंगे अपॉइंटमेंट, इसको करेंगे आप इस तरीके से, इसको करेंगे और फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि अपॉइंटमेंट में क्या प्रॉब्लम है। गवर्नर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ इतना लिखा गया है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स ऑफ एज, बस। मतलब अगर मैं 35 साल की हो जाऊंगी आगे में और मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ तो मुझे भी बना सकते हैं, है ना। द पॉइंट इज सिर्फ ये 2 चीज़ें लिखी गई हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि एक एम्बिग्विटी है तो जो रूलिंग पार्टी होती है वो किसी को भी गवर्नर बना देती है विदाउट एनी, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। जैसे कि शीला दीक्षित जी जब 2014 में हारी थी, तो हारे हुए इंसान को हम थोड़ी देर साइड रखते हैं ना, ताकि चीज़ें नॉर्मल रहे। उनको उसी हारने के बाद ही जैसे वो फ्री हुई, उनको गवर्नर ऑफ केरला बना दिया गया। सो ये होना नहीं चाहिए। अ गवर्नर शुड बी ए पॉलिटिकल पर्सन। तुम खुद सोचो, अगर रूलिंग पार्टी का ही गवर्नर होगा, मान लो सेंटर में जो है और यहाँ पे भी गवर्नर है, तो सीएम और गवर्नर के बीच तो हमेशा टसल रहेगी। इसीलिए ज़रूरी है, इसमें सरकारिया कमीशन सुना होगा आप लोगों ने, पुंछी कमीशन सुना होगा, वो हमेशा ये कहते थे कि क्या होना चाहिए, ए पॉलिटिकल पर्सन होना चाहिए। तो आप यही लिखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्विटी जो है यहाँ पे रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट, बात खत्म हो गई। सेकंड, तुम यहाँ जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि ही शुड बी ए पॉलिटिकल पर्सन, ठीक है। सो द पॉइंट इज ट्राई टू राइट योर नोट्स इन दिस फॉर्मेट, और ये तुम मेंस की आंसर राइटिंग में भी सीधा का सीधा उतार सकते हो। दिस वॉज माई वे, दिस इज़ अ टेस्टेड वे, क्योंकि जब मैंने इसको 8 मार्क्स वाले में लिखा था, आई एम श्योर वो मार्क्स ज़्यादा आए इसीलिए बिकॉज आई ट्राइड दिस, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल। मैं थोड़ा नोट्स के बारे में आप लोगों को बताना चाह रही थी कि नोट मेकिंग इस तरीके से होनी चाहिए। आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ, ठीक है, आई विल टेक क्वेश्चंस नाउ, ओके। पानी मिल जाएगा? हाँ, अच्छा। क्वेश्चंस? एग्जाम में भी हम इसी पैटर्न में लिखना है। हाँ। पहले स्टार्टिंग में हेडिंग दे दी, बिल्कुल, और लास्ट में आप हेडिंग लिखेंगे। आप लोगों की हेडिंग आंसर कभी भी 3-4 लाइनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा हेडिंग लिखेंगे तो वो गलत हो जाता है। 3-4 लाइन से ज़्यादा हेडिंग नहीं चाहिए। और उसके बाद आप बॉडी में आ सकते हैं। बॉडी में आप ये यूज़ कर सकते हैं कुछ आंसर्स में, सब जगह नहीं। और उसके बाद आप फिर एक परफेक्ट कंक्लूजन भी देकर, कंक्लूजन ज़रूर लिखना है। चाहे कुछ नहीं आता, क्वेश्चन का ही बना के लिख दो 2-3 लाइन, पर कंक्लूजन लिख के ख़त्म करो, ठीक है। और throughout the journey, since we'll be feeling low, right? हाँ. There will be times. So how do you remain consistent throughout the preparation? हैव सम हॉबीज़ अलॉन्ग। मतलब जब मैं चंडीगढ़ में थी तो मेरी हॉबी हुआ करती थी, आई यूज़ टू गो फॉर डांसिंग और जिमिंग, ठीक है। उस समय पतली थी मैं, सो हाँ, सो आई रियली मिस दैट टाइम ऑफ माई। क्यों? क्योंकि यार मैं सच बता रही हूँ, दिस टाइम इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक। तुम अगर बन भी जाओगे तो भी तुम इस टाइम को मिस करोगे, और नहीं बने तो ज़्यादा करोगे। द पॉइंट इज़ डिसिप्लिन इज़ समथिंग, जो कुछ चीज़ें होनी चाहिए। मेरा रूटीन यही रहता था, एक, सुबह जल्दी उठना शुरू करो। मैं अब नहीं उठती, पर मैं उस वक्त सच में जल्दी उठती थी। आई रिमेंबर एक और चीज़ है,
ट्राई टू कट ऑन एक्सपेंसेस। ये मैं जानबूझ के बोल रही हूँ। देखो जब आप ज़्यादा, आपके पास ज़्यादा, व्हेन यू आर लोडेड ना, तो इंस्पिरेशन ख़त्म हो जाती है इस नौकरी की, क्योंकि इसकी सैलरी बहुत नहीं है, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी यहाँ कितनी है, बट नहीं है इतनी। इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसी सर्विसेज है, इसको तुम सोशल सर्विस भी मान सकते हो, इसमें आपका गुजारा ज़रूर होगा, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को नेटवर्किंग करने का मौका मिलेगा। आज आप यहाँ बैठे हैं, आप स्टेट सर्विसेज में हैं, और अगर आप किसी से मदद भी मांगते हैं, दिल्ली में बैठे हुए इंसान को आप अपना पोर्टफोलियो बताते हैं तो वो नमस्ते करते हैं। This is what we are basically fighting for and struggling for, and it is just not नमस्ते, तुम्हारी पूरी फैमिली की लाइफ कहीं ना कहीं सॉर्टेड हो जाती है। मेरे ब्रदर भी कहीं जाता है तो वो बता देता है सिस्टर ये है, उसको सहूलियत हो जाती है। तो सरकारी नौकरियां इस सहूलियत एट द एंड ऑफ द डे, यू आर मेकिंग लाइफ ईजी फॉर योर सेल्फ एंड मोर फॉर योर फैमिली। तो मोटिवेशन का यही है। मैं सुबह जल्दी उठती थी, आई रिमेंबर मैं पीजी से निकल जाती थी, मैंने कमरा छोड़ा। आई यूज़ टू लिव इन अ फ्लैट, क्योंकि मैं पढ़ाती थी तो पैसे थे, लेकिन मैंने उस चीज़ को छोड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, आई एम नॉट एबल टू गिव माई 100%। मैंने वो 15,000 का फ्लैट छोड़ा और मैं 5,000 के पीजी में आके क्यों रही, दिस इज़ द ओनली रीज़न। मैं वहाँ से सुबह 6 बजे निकल जाती थी और उसके बाद जाके सीधा लाइब्रेरी, क्योंकि आपकी 17 की लाइब्रेरी जो है आप जानते हैं सुबह 8 बजे खुलती है, और 8 बजे वहाँ इतनी लंबी कतार होती है, देखो कितने सारे बच्चे लगे हुए हैं, कंपटीशन देखो, और अगर आप 8 बजे से लेट होते हैं तो फिर आप ज़मीन पे बैठोगे। सो माई पॉइंट इज़ कि थोड़ा अपना एक चीज़ बनाओ, और जिसको 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं तैयारी को, वो पढ़ाना शुरू कर दे। यहाँ आप इसी एकेडमी में भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है, पर पढ़ाएगा वही जिसने खुद पढ़ा होगा, एनी सब्जेक्ट। सो एक पढ़ाना ज़रूर शुरू कर दो, क्योंकि 2 साल के बाद जब पेपर नहीं निकल रहा होता ना, यू रियली फील डीमोटिवेटेड, तब लगता है कर क्या रहे हैं। एंड अगेन रिपीटिंग माई सेल्फ, लड़कियों पे प्रेशर ज़्यादा होता है, बट इस प्रेशर पे गिव इन नहीं करना है। कि देखो कई बार आपको फैमिली के अगेंस्ट खड़ना पड़ता है। वो महाभारत की बात है कि सबसे बड़ा युद्ध वो है जो अपनों के अगेंस्ट लड़ना पड़े। शत्रुओं से तो कोई भी लड़ लेता है, शत्रुओं से कोई भी लड़ लेता है, गोली भी मार देते हैं, बट जब लड़ाई अपनों से होती है तो बहुत मुश्किल होती है। सो कुछ टाइम के लिए अगर आपको लगता है घर से भी नेगेटिविटी आ रही है, या आपको बोलेंगे पेरेंट्स से नेगेटिविटी नहीं आती, ऐसा नहीं होता है, कई बार सबसे ज़्यादा उन्हीं से आती है। उसका रीज़न है क्योंकि उनको और लोग प्रेशराइज कर रहे हैं, आपके चाचे, आपके ताए। सीरियसली, लड़की चंडीगढ़ में क्या कर रही है ये मैंने अपने लिए सुना हुआ है, वो भाग तो नहीं गई। दिस हैपन्स। और जिस दिन से हमने एग्जाम निकाला, मेरी सिस्टर भी चंडीगढ़ जाके, शी इज़ राइट नाउ मैनेजर इन पंजाब नेशनल बैंक, तब से हमारा पूरा खानदान अपने बच्चों को चंडीगढ़ भेज रहा है कि कुछ चीज़ हो जाए। एंड बाय गॉड्स ग्रेस सबके अच्छे रिजल्ट्स हैं, कोई बैंक में सिलेक्ट हो गया, कोई फौज में चला गया, कोई कुछ। तो वो एक जो पाइनियर है ना, वो तुम लोगों को बनना है एंड प्रूव योर रिलेटिव्स रॉन्ग इन दिस मैटर। डोंट फॉल फॉर ट्रैप्स, लेडीज एंड जेंटलमैन ही हो गए तुम लोग। स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, रिलेशनशिप्स, है ना। दिस इज अ टॉपिक आई नो तुम लोग नहीं पूछोगे मुझसे, बट मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि ये 2 साल दूर रहो चीज़ों से, क्योंकि अगर आप इसमें फंसे देन यू विल बी डन। जितनी तैयारी तुमने आगे की तरफ की है और तुम रिलेशन में चले गए, कुछ गड़बड़ हो गया जो कि 99% होता है, देन यू विल बी बैक। तुम लोग 4-5 महीने पीछे चल जाओगे। ये टाइम सेल्फिश होने का है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। अपने पेरेंट्स की मनी के बारे में सोच लेना, और ये सोच लेना कि तुम्हारी भी लाइफ का एक बहुत क्रूशियल पॉइंट है, ये मेक और ब्रेक पॉइंट है, इसको किसी भी हालत में ख़राब नहीं होने देना। अच्छा गया, यू विल चेरिश इट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अब मैं जब दादी बनूंगी कभी, तो मेरे पास स्टोरीज हो गई हैं बताने के लिए, तो मेक योर्स। एनी क्वेश्चन वॉज? कोई और? मैंने ज़्यादा बोल दिया ना। आपने कुछ कहा था कि जब आप मतलब नहीं बने थे तब भी आपको पब्लिक पे मतलब बोलने का वो था, जैसे आपने स्टार्टिंग में बताया, तो आपने इसको मतलब कैसे वो किया को? ये तो मैं तब से करी हूँ जब मैं डीएवी लक्कड़ बाजार थी। आई रिमेंबर ICSE बोर्ड की लड़कियाँ, तारा हॉल की लड़कियाँ लक्कड़ बाजार में आई डीएवी में। अब डीएवी लक्कड़ बाजार में भी कौन सा कोई प्रोनाउंसिएशन बड़ी हाई फाई है, हम भी CBSE वाले ही हैं, ठीक है। तो उनको देखकर कुछ हो गया मुझे। मैं एनालिसिस पढ़ती थी, वो एनालिसिस बोलती थी। मैं मॉडर्न बोलती थी, वो मॉडर्न बोलती थी। मैं प्रोनाउंसिएशन बोलती थी, वो प्रोनाउंसिएशन बोलती थी।
द पॉइंट इज आप लाइफ में बहुत बार गलत होंगे और आपको सीखना है और सुनना है। मैं चुपचाप बैठ के उन लड़की ICSE वाली लड़कियों के बीच में बैठ जाती थी, पटर 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 पटर, मतलब वो सारा दिन बोलती रहती थी। कुछ कविताएं लिख रही हैं क्लास में, मेरी कभी समझ नहीं आया ICSE वाले इतनी पोइम्स क्यों लिखते हैं, सॉरी पोम्स क्यों लिखते हैं। मेरे समझ नहीं आया सीरियसली। तुमने कभी CBSE वालों को या HP बोर्ड को सुना है? तुम्हें कोई बोल दे ना कोई पोइम सुनाने को, ट्विंकल ट्विंकल। माई पॉइंट इज मुझे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स आया, और कॉम्प्लेक्स आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यार मुझे इंग्लिश बोलनी थी, और सिर्फ इंग्लिश नहीं बोलनी थी, मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था और ये वोकैबुलरी चाहिए थी, सेंटेंस को जोड़ना जिसको सिंटेक्स कहते हैं वो सब सीखना था। और मुझे इंग्लिश आती थी ऑब्वियसली, तभी मैं +2 में अच्छे मार्क्स ले रही हूँ, 92 मार्क्स ले रही हूँ इंग्लिश में। बट व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग आई वाज लैकिंग, एंड ये मेरी गलती नहीं है, स्कूल की गलतियाँ होती है ये, ठीक है। CBSE में भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता इंग्लिश पे, और HP बोर्ड में तो भूल जाओ। सो द पॉइंट इज, मैं उन लड़कियों को सुनती थी, एक सेकेंड में बोलने की कोशिश करती थी। आई रिमेंबर +2 तक मेरे पास फ़ोन था और मैंने मॉल से वो फ़ोन अपने यहाँ लगाना, आई वॉज नॉट टॉकिंग टू एनीवन, और वो बोलते बोलते नीचे बस स्टैंड तक, ओके फाइन फाइन फाइन। द प्रॉब्लम इज़ इंग्लिश बोलने में समस्या नहीं है, दूसरों के सामने इंग्लिश बोलने में समस्या है। उस चीज़ को मैंने ऐसे अपने डर को जो है वो मैंने कंकर किया। एंड थर्ड वॉज, जब भी कहीं कोई पब्लिक पार्टिसिपेशन था, कॉलेज इज़ द बेस्ट टाइम। अब तुम्हारे तो कॉलेज ख़त्म है, कॉलेज में कौन कौन है, अभी कोई है? हाँ, तो अब अपने बच्चों के लिए ध्यान रख लो, फिर हो गया तुम्हारा कॉलेज वाला टाइम। जो कॉलेज टाइम है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर योर हिडन टैलेंट्स। कोई बोलता अच्छा है तो वो उसी समय उसको रिफाइन कर सकता है। कॉलेज में सिर्फ पास हो जाना है ना, बहुत पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर की हॉबीज़ हैं, जो तुम्हें अच्छा लगता है, तो ये बोलने का जो आप बता रहे हो, आई वॉज द लीस्ट कॉन्फिडेंट गर्ल इन माई क्लास। मुझे तो बोलना ही नहीं आता था, बट कॉलेज में मैं ABVP के साथ चली गई, उनको लगा कि लड़की शिमला से आई हुई है एंड ऑल दैट। वो वाला प्लेटफॉर्म मुझे ऐसा मिला कि हिंदी इम्प्रूव हो गई, और हिंदी के साथ साथ बोलना इम्प्रूव हो गया। जब अब मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ ना, तो वो चीज़, एक डर खत्म हो गया है। जब आप लोग भी बहुत सारे लोगों के सामने बार बार जाके बोलेंगे ना, तो आपका डर भी खत्म हो जाएगा। सो इसका एक ही आंसर है, जितनी बार डर लगता है उतनी बार डर को फेस करो। एनी अदर क्वेश्चंस? Ma'am, what should be the beginner's approach for this examination? जिसने कभी हिस्ट्री, पॉलिटी नहीं पढ़ी, सब नहीं पढ़ी है। क्लासेस इज़ द आंसर। आई वॉज द पर्सन, मैंने अपनी अकेडमी की क्लास एक भी मिस नहीं की है। आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। इतनी तो मैंने स्कूल में भी कई बार बंक किया है, और लेकिन मैंने अपनी अकेडमी की क्लासेस कभी बंक नहीं की, क्योंकि अगेन वहाँ पैसा लगा था, और पैसे के साथ साथ उम्मीदें और एस्पिरेशंस लगी थी, सिर्फ मेरी नहीं, मेरे माँ बाप की भी। सिर्फ उस वजह से आई वुड जस्ट से नेवर मिस योर क्लासेस। आप खुद देख लेना, जब आप एक दिन क्लास मिस करते हैं, आप सोचते हैं क्या पढ़ाया यार, क्या हुआ। ट्राई टू नॉट मिस योर क्लासेस। 1 सेकेंड, नोट्स मेकिंग। और जब आपको लगे 2-3 महीने बाद कि कुछ समझ आने लगा है, तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आप लोगों को बताई, क्योंकि आप लोगों को भी टॉपिक्स बताई देते होंगे, कल हम ये पढ़ेंगे, ट्राई टू रीड इट योरसेल्फ एक बार, फिर एक बार क्लास में आके एंड रात को आके फाइनल टच देके जस्ट फिनिश द टॉपिक फॉर वंस एंड ऑल, ठीक है। और आप बोल रहे थे कुछ? हाँ मैम, व्हाट इज द बेयर मिनिमम जो हमको डेली बेसिस पे करना ही करना चाहिए ताकि कंसिस्टेंसी ब्रीड हो? लाइक इज इट आंसर राइटिंग या फिर MCQ सॉल्व कर लिए, या फिर जब आप शुरुआत में है ना, डोंट आंसर, आप आंसर लिखेंगे क्या, अभी आपको पता ही कुछ नहीं है। बिकॉज व्हेन यू आर राइटिंग आंसर्स, आपको तो ये सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। व्हेन यू राइटिंग इन एसे ऑल्सो, आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो जो बिल्कुल बिगिनर है, अभी 3-4 महीने हो गए हैं, फॉरगेट अबाउट आंसर राइटिंग, क्योंकि आपको नहीं पता। आंसर तो मैं तब लिखूंगी जब मेरे दिमाग में कुछ होगा, पर्सपेक्टिव होगा। फोकस ऑन, पहले 1 साल तो मैं आपको इतना बता दूं, ट्राई फिनिशिंग योर सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स। और बीच में आपको 6 मंथ्स में लगता है तो आप करंट अफेयर्स भी पढ़ना शुरू कर सकते हैं, या पुराने पेपर देख सकते हैं। मान लो हिस्ट्री और पॉलिटी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने जाओ, ज़रा इसके HAS के प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखो, सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। दैट इज़ दी ओनली थिंग। तो 1 साल में तो भूल जाओ, ठीक है, कि आंसर राइटिंग बहुत करनी है। फर्स्ट ट्राई टू कंप्लीट योर सब्जेक्ट्स ए एंड नोट्स होने चाहिए, बस। आंसर राइटिंग बाद की गेम है, बट इफ़ यू विल मेक नोट्स लाइक दिस, तुम्हारा आंसर राइटिंग 50% हो चुका है, ठीक है। डन। मैम, क्लासेस आर इनफ या फिर आप बुक्स भी रेफर करते थे?
जैसे पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत है, तो उन्हें रेफर करते हैं आप? आई थिंक क्लास वाले लक्ष्मीकांत से ही पढ़ा रहे होंगे या जो भी एडिशनल होगा। उसके अलावा फ़िलहाल तो मैं आपको बोलूँगी कि आप एक लक्ष्मीकांत को ही कंप्लीट कीजिए पहले इस फॉर्मेट में, ठीक है। और जो मैंने साइड में पेज रखा हुआ था वो आगे जाके जब आपको लग रहा है कि अब आपके पास टाइम है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, प्रीलिम्स का और मेंस का। एंड इफ़ यू थिंक कि नोट सफिशिएंट नहीं है तो जो क्वेश्चन है उसको ऑनलाइन टाइप करो, तुम्हारे पास बहुत सारे बच्चों ने मॉडल आंसर्स लिखे हुए हैं, उठा के वहाँ साइड में लिख दो पॉइंट्स, तो यू विल गेट टू नो कि ये सफिशिएंट है कि नहीं है। आई एम टेलिंग यू वैसे इट इज़ नॉट सफिशिएंट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1 साल का जो बिगिनर बच्चा है उसको हम बहुत ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर सकते कि तू लक्ष्मीकांत भी पढ़ ले, तू श्री राम के भी नोट्स मंगवा ले, चोकलिंगम के मंगवा ले। दिस इज़ लाइक गोइंग क्रेजी, डोंट डू दैट, स्टिक टू लक्ष्मीकांत। मैंने इस साल में लक्ष्मीकांत ही कंप्लीट करनी है, मैंने बिपिन चंद्रा ही कंप्लीट करनी है, मैंने जो भी आप पढ़ते हैं इकोनॉमी के लिए मैंने वही कंप्लीट करनी है। एक बार बात ख़त्म, बस। सेकेंड टाइम जब आपको लगता है कि अब मैं दोबारा आ रहा हूँ देन यू कैन वैल्यू एडिशन, ठीक है। हाँ चाहिए ही नहीं ना, चाहिए ही नहीं, जितनी बुक्स हैं उसी को पढ़ो। माई पॉइंट इज दिस, इफ़ यू हैव ओनली 2-3 बुक्स इन द मार्केट तो इसका मतलब है सारे बच्चे वही पढ़ रहे हैं, नेचुरल सी बात है। और इतने कम बच्चे हैं जो मेंस में बैठते हैं, चाहे वो अलाइड है चाहे वो एचएस है। यूपी बिहार में देखना जहाँ करोड़ों में पॉपुलेशन है, वहाँ होता है लाख में जो ये तैयारी करते हैं, या यूपी पीएससी जो होता है लाखों बच्चा बैठता है वहाँ पेपर देने, तो आपके तो बैठते हैं यहाँ 400 बच्चे हैं हार्डली। सो मेक और ब्रेक पॉइंट है ना वो 80% है, क्योंकि शायद हिमाचल हिस्ट्री तो सभी ने वहीं से पढ़ा है, बट वो जो 80% मैं आपको बता रही हूँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उसमें यू हैव द थिंग टू डू। एंड हिमाचल में भी मेंस में यही चीज़ होगी कि आपने आंसर अटेम्प्ट कैसे किया है। फॉर एग्जाम्पल हर बार क्वेश्चन आता है एचएस मेंस में 20 मार्क्स में टूरिज्म पे, जब मैंने पेपर दिया था तब भी आया था, लास्ट ईयर भी आया था। तो ये टूरिज्म का 20 मार्क्स का 100% मुझे पता है, तो इकोनॉमिक सर्वे मुझे एज देगा। अगर मैं वहाँ डेटा डाल रही हूँ, नई स्कीम डाल रही हूँ, ईयर डाल रही हूँ स्कीम का, वो मुझे नंबर देगा। एंड सेकेंडली इस तरह के कुछ डायग्राम्स पे, सर एक डायग्राम्स पे भी इनकी क्लास होनी चाहिए, है ना। कभी जो मेंस की जो आंसर राइटिंग कर रहे हो, कभी इनको डायग्राम्स पे भी क्लास दी जाए कि इस तरीके से भी आप आंसर लिख सकते हैं। थोड़ा रिफ्रेशिंग होगा, वो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा इनको, ठीक है। मैम अगर इस तरह से नोट मेकिंग कर तो कॉपीज तो काफ़ी बढ़ जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी होगा। तो मैम रिटेन कैसे रखते थे आप चीज़ों को? नहीं, फिर वहाँ रिवीजन आती है ना, फिर वहाँ रिवीजन आती है। अगर मैंने 1 महीना लगा के अगर मैंने पॉलिटी ख़त्म की है तो मैं क्या करती थी, मैं देखो जब तो हमारा कोचिंग का टाइम चला है तब हम बहुत कुछ नहीं कर सकते, उसको हमको मानना पड़ेगा। जो क्लास में पढ़ा रहे हैं बस उसी को हम लोग इस तरीके मैनर में अपने पास रिटेन कर लें। और जब हम खुद पढ़ते हैं तब वैल्यू एडिशन होती है और तब रिवीजन भी होती है। तो रिटेनिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना। मैं जितनी बार प्रेसिडेंट रूल को पढ़ लूँ या कुछ और पढ़ लूँ, जब तक मैं MCQ सॉल्व नहीं करती ना, मेरा वो कभी क्लियर होता ही नहीं है। वंस यू आर एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, तब आपको लगेगा पता कि नहीं ये मेरे को आता है, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। सो बेस्ट तरीका तो यही है कि जितने ज़्यादा हो सके MCQs करें जो सब्जेक्ट आपने क्लास में पढ़ लिए हैं। मैम जब आप प्रिपेयर कर रहे थे ना मैम, तो आपका शेड्यूल क्या था? वही मॉर्निंग में जाना लाइब्रेरी में, उससे पहले इंडियन कॉफ़ी हाउस में आके ब्रेकफास्ट, है ना, 20 रुपये की वो चाय, और उस समय ब्रेड ऑमलेट भी खाते थे तो ब्रेड ऑमलेट वो, और अब मैंने अंडा छोड़ दिया, ठीक है। और उसके बाद लाइब्रेरी, देन आई यूज़ टू टीच, मैं पढ़ाती थी क्योंकि मेरे को 2 साल हो गए थे, और फिर होता भी है घर में भी इकोनॉमिक होती है हार्डशिप्स। तो तब मैंने एक साल का राजमल्होत्रा में पढ़ाया है और बाकी मैंने ब्रेन ट्री में पढ़ाया है सेक्टर 17 में। तो मैं वहाँ सिर्फ 2 घंटे पढ़ाती थी। ये भी एक प्रॉब्लम है, देखो अकेडमी वाले, अब अकेडमी में खड़े हम, बट चंडीगढ़ में क्या ट्रेंड है कि जो उनको बच्चा ब्राइट लगता है वो उसको फुल टाइम टीचर रख लेते हैं। और फुल टाइम टीचर से एक प्रॉब्लम ये होती है, वो बच्चा कभी फिर पेपर नहीं निकाल सकेगा क्योंकि उसको पैसे का लालच आ जाता है। पर ये बड़ा टेम्पररी है। ओनर जो है ना अकेडमी का, वो ओनर रहता है और आप जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे काम कर रहे हैं। जब तक आपको माइंड में ये क्लैरिटी रहेगी
तब तक आप सही रहेंगे। आई वॉज अर्निंग 40,000 एट दैट टाइम। सोचो 40,000 किसी की रेगुलर सैलरी होती है, ये जितना मैं अकेडमी में वहाँ पे पढ़ा रही थी, कमा रही थी। लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे ऐसा लगा, मैंने कहा ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि उसके बाद मुझे शिफ्ट कर दिया गया था कि मैं रिसेप्शन पे बैठूँ, एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी एट ऑल, क्योंकि मैं कोई बड़ी अच्छी टीचर तो थी नहीं। नेचुरल सी बात है, जिनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है वही पढ़ाएंगे ना हिस्ट्री, मैं क्यों पढ़ाऊंगी, मैंने तो साल पढ़ी हुई है। सो जब आपको अपनी वैल्यू समझ आ जाती है तो आप जो है इस काम को इतना ही करते हैं जितना आपकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और सामने वाले को भी ठीक लगे। सो इसीलिए अकेडमी में आई यूज़ टू टीच ओनली 2 आवर्स। पैसे मिले तो ठीक है, नहीं मिले कोई बात नहीं, कम। दे यूज़ टू पे मी फॉर 1 आवर 400 रुपीज़। तो तुम देख लो, मतलब मेहनत तो बहुत की हुई है यार, बहुत ज़्यादा। पर 2 घंटे का फ़ायदा यही था, एक कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गए, दूसरा कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो गया, तीसरा क्लास में बच्चों को पढ़ाना है तो खुद तो पढ़ के आना पड़ेगा। नोट मेकिंग मेरी बहुत अच्छी हो गई थी। मैंने जितने भी IR का पढ़ाया वहाँ पे, बाकी चीज़ें पढ़ाई, वो सारी की सारी जो है वो मेरे उसी समय के नोट्स बने हुए जब मैंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, और फिर शाम को डांस। हाँ मैंने जो सेट की कोई भी एग्जाम करना चाहिए, हाँ, तो हर टेस्ट के लिए मार्क्स जैसे नहीं, जो आपसे रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है। अब जैसे मैं क्लरिकल क्यों बोल रही हूँ, क्लरिकल में सारा सब्जेक्ट आता है, उसमें आप पेपर देखना, कई बारी वो इतनी बारीकी से सवाल पूछते हैं, बट मुझे बड़ी खुशी हुई थी जब निकला पेपर मेरा वो, क्योंकि मैंने इतनी बारीकी से पढ़ा हुआ था। डेट्स याद नहीं रहती किसी को, मुझे तोते की तरह याद थी। तो अपने रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ही पेपर देने हैं, ऐसे नहीं कि सभी के दे दिए। और मैथ्स को इग्नोर मत करना। जिन लड़कियों का मैथ्स लग रहा है कमज़ोर है, सच्चा, मेरा तो बहुत बुरा हाल था। मेरी सारी जर्नी जो है वो मैथ्स की वजह से डिले हुई है, बहुत ज़्यादा डिले हुई है। तो मैथ्स के लिए मुझे स्पेशल बैंकिंग में कोचिंग लेनी पड़ी है। तो आप लोगों को भी लगता है कि अगर है तो हफ्ते में 1 दिन जो है वो मैथ्स के लिए निकाल लो। ठीक है, जस्ट अ टिप। ठीक है, प्रिपरेशन के साथ भी जो स्ट्रेस रहता है उसके हाँ। साथ आप कैसे डील करते हैं? डांस ना हॉबी। देखो आपको स्ट्रेस हो रहा है, पहली बात स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस उनको होता है जो कुछ कर नहीं रहे होते हैं। जो कर रहे हैं ना उनको स्ट्रेस नहीं होता, उनको थकावट होती है। दिस इज द डिफरेंस। जो बच्चा पढ़ रहा है, भाग दौड़, देखो लाइब्रेरी जा रहे हो आप खाने के लिए कहीं जगह ढूंढ रहे हो कि सस्ता खाना मिल जाए, आप फिर पढ़ा रहे हो कहीं जाके कि थोड़े पैसे जुड़ जाए, तो और उसके बाद आप पढ़ रहे हो खुद और शाम को आप कुछ कर रहे हो अपनी एक्टिविटी, तो आप स्ट्रेस नहीं लेते, आप थक जाते हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी। जब आप थक के सो जाते हैं इसका मतलब आपने कुछ काम किया हुआ है। सो स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपके पास रूटीन है, और अपने आप को ना साल में मत बांधना इन पेपरों में। ये जो मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं कोई साल का प्रोडक्ट तो हूँ नहीं, मैंने भी अपने हिस्से के स्ट्रगल्स देखे हैं। 2016 के एंड में तैयारी शुरू करी थी, तो टेक्निकली 17 देख लो, और 18 में आते आते सीरियसनेस पैदा हुई और 19 में निकला है। सो आई कांट से दिस कि मैं 1 साल का प्रोडक्ट हूँ, मैं 2-3 साल का प्रोडक्ट हूँ। तो अपने आप को इस तैयारी के लिए मिनिमम 2 ईयर्स दे के रखना। इस डिलुलू में मत रहना कि भैया साल में निकला तो निकला वरना कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने कहा साल में तुम लोग सिर्फ 1 ही बार सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, दूसरे साल में आंसर राइटिंग पे मास्टरी हासिल होती है। तो यही बेस्ट तरीका है। हाँ, किसी का 1 साल में हो जाए तो वो भगवान को मतलब प्यारा नहीं, सॉरी भगवान उससे प्यार करते हैं। ठीक है, डन। How do you manage your personal and professional life? अरे Like आपकी लाइफ में सारे चैलेंजेस रहते हैं, हाँ। आपको जैसे लगता है कि है ना, चलिए लाइफ। आई एम अ गुड एक्टर, आई एम अ गुड एक्टर। देखो इसका रीज़न ये है कि कई जगह आप लोगों की चलती है, जैसे इन पेपरों में होता है, मैं मानती हूँ 90% आपकी चलती है। चलती इन द सेंस इट्स लाइक अ कप ऑफ टी, जितनी चीनी डालोगे वो उतनी मीठी होगी। ठीक है, मतलब हार्ड वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रिजल्ट, ऐसा मैं मानती हूँ। बट पर्सनल लाइफ इज़ समथिंग दैट इज़ फुल ऑफ अनसर्टनिटीज़, और पता ही नहीं आप कौन सी अनचार्टर्ड टेरिटरी में घुस रहे हो। वो भगवान भरोसे, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। मैं अपने आप को यही सोचती हूँ
जो अभी तक हुआ है वो ठीक हुआ है, मेरे अच्छे के लिए हुआ, जो आगे भी होगा वो मेरे अच्छे के लिए होगा। आप लोगों को भी यही सलाह है, ये अपनी पर्सनल लाइफ, क्योंकि देखो पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ बोलने के लिए अलग है तो एक ही इंसान। सो वो जो बैलेंस वो तभी आ सकता है जब आप भगवान पे विश्वास करते हैं कि नहीं जो हुआ है वो ठीक हुआ है, कुछ सिखाने के लिए हुआ है, कुछ सीखने के लिए हुआ है, और जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा। और जो मैंने आपको सुबह बोला सबसे पहले आते ही यहाँ कि जो आप अपने बारे में बंद कमरे में सोचते हैं आप दुनिया को वही रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो तुमको दिख रहा है वो वही है जो मैं अपने बारे में प्रैक्टिस करके आई हूँ। ठीक है, ओके, आई थिंक वी आर डन ऑल्सो। और क्वेश्चंस तो नहीं है? थोड़े क्वेश्चंस है मैम बच्चों के ना। कहाँ? अच्छा ऑनलाइन, हाँ दीजिए। पर बहुत ज़्यादा है, थोड़ा अगर आप अपने हिसाब से करें। आप ऐसे क्वेश्चन लेना जो हमने यहाँ डिस्कस नहीं किए। ठीक है। पहला तो मोटिवेशन सोर्स आपने बता ही दिया। हाँ, रूटीन। मैम एक है जो वर्किंग है वो अपना टाइम टेबल किस तरीके से मैनेज करे, ये हाँ जो वर्किंग है उनके लिए सुबह का समय तो है ही, साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप ऑफिस के टाइम को भी कैसे मैनेज करते हो। देखो किसी भी ऑफिस में बहुत काम ओवरलोड नहीं होता, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स देख रहे हैं आप कोशिश कर सकते हैं लंच टाइम के आसपास अगर आप पढ़ सकते हैं, या अगर आपकी बॉसेस के साथ अगर प्राइवेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट में भी है, आपके जो भी सीनियर्स है आप उनके साथ भी थोड़ा सा एक कॉर्डियल रिलेशन में रहेंगे तो आपको पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिल जाएगा और भाग दौड़ वाले काम आपको कम मिलेंगे। एंड सेकेंडली आप अपने जैसे प्राइवेट में तो देखती हूँ मैं शायद सैटरडे भी कभी ऑफ होता है इनको, तो सैटरडे संडे को भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और ये सोच बहुत गलत है कि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके पेपर नहीं निकलते, क्योंकि ऐसा नहीं है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के अपने प्रोज ये हैं कि एक वो फिनेंशियली स्टेबल हैं, तो उनको कोई ये दिमाग में डंडा नहीं है कि भैया पैसे क्या करेंगे नौकरी, तो वो बहुत स्टेबल हैं, वो अच्छी टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, वो अच्छा कंटेंट ले सकते हैं। हाँ टाइम की किल्लत रहती है, बट फिर वो तो हमारे साथ भी रहती है जो फुल टाइम ही पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैनेज दोनों को करना पड़ता है, फुल टाइमर्स को भी और वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी, है ना। मैम ये तो मैम बहुत ज़्यादा है, विच अकॉर्डिंग ऑप्शनल। हाँ ऑप्शनल के बहुत सारे हिस्ट्री तो नहीं है, खैर हिस्ट्री नहीं है। मैं वैसे सजेस्ट करती, अगर अपने भाई बहनों को भी सजेस्ट करती तो सोशो अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि सोशोलॉजी का ऐसा है कि जिसको कुछ नहीं पता इन द सेंस कि जिसको नहीं पता कि वो मान लो साइंस बैकग्राउंड से आया है, नॉन मेड बैकग्राउंड से आया है, तो सोशो एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है सोशोलॉजी। आप लोगों की एकेडमी में अगर ये सब्जेक्ट है तो पढ़ें, नहीं तो आप ऑनलाइन भी बहुत सारी कोर्सेज वगैरह देख सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिनको इंटरेस्ट है इसमें। हिस्ट्री को मैं बड़ी थोड़ी कम प्रेफरेंस देती हूँ, बट ऐसा नहीं है, हिस्ट्री एक बड़ा स्टेबल सब्जेक्ट है। कई बार बहुत सारे सब्जेक्ट्स गूगली मार देते हैं। कुछ साल तक ज्योग्राफी बहुत अच्छा सब्जेक्ट था अपने हिमाचल में भी, और उससे भी बहुत साल पहले पब्लिक एड, जो पब्लिक एड का स्टूडेंट था उसका 100% पेपर निकलता था, बट ऐसा नहीं है। हमारे वाले टाइम में एक ने तो मेरे ख्याल से संस्कृत से भी पेपर निकाला है, क्योंकि उसमें बच्चे कम थे, तैयारी अच्छी थी। फिर किसी ने लाइफ साइंसेस से पेपर निकाला है, हमारी बैचमेट थी आकांक्षा, तो वो बॉटनी से आई है। तो किसी ने अगर बीएससी पढ़ा है 3 साल, मास्टर्स किया बॉटनी में 2 साल, तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास अपने ऑप्शनल का है। लॉ भी रख सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट डिसाइड्स द सक्सेस ऑफ योर ऑप्शनल इज योर इंटरेस्ट, और आप एक सब्जेक्ट को कितनी बार पढ़ सकते हैं। अब अगर मुझे हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़े तो क्या मुझे मौत आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि मेरी रुचि है उसमें। दैट इज द फैक्टर। लास्ट क्वेश्चन हाँ। कि मैम कॉलेज और फर्दर स्टडीज के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन कैसे शुरू करें, और इसी का एक और क्वेश्चन है, 0 to hero in 1 year हो सकता है? फैट टू फिट हो सकते हैं 1 साल में, पर 0 to हीरो इन व्हाट सेंस? देखो सिर्फ पेपर निकालना ही, मैं फिर बोल रही हूँ पेपर निकालने का ही मतलब सिर्फ हीरो बनना नहीं है। मेरी पर्सनालिटी जो बहुत साल पहले थी, एक टिमिड सी पर्सनालिटी, और फिर मैंने कहा ICSE वाली लड़कियों से ज़रा कॉम्प्लेक्स एंड एवरीथिंग। अच्छा, वेट को लेके इतने सारे मुझे स्कूल टाइम से इश्यूज़ थे। मैं एक दिन अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे आप टैक्सी करके दो स्कूल टाइम में 11th में, मैं लक्कड़ बाज़ार नहीं जाऊँगी, लोग मुझे मोटी कह रहे हैं। सो माई पॉइंट इज़, किस एंगल में आप खुद को हीरो समझते हैं, पर ये पक्की बात है 1 साल की जेन्युइन प्रेपरेशन में
आपके अंदर इतने बदलाव आएंगे, इतनी चेंजेस आएंगे, आप लोगों को सोचने का नज़रिया ही बदल जाएगा। तो मैं तो उस टर्म में कहती हूँ कि यू कैन बी हीरो। और फिर वही वाली बात कि अगर आप बहुत कोशिश करें और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलें तो 1 साल में भी आप हीरो बन सकते हैं या हीरोइन भी। ठीक है, दैट्स ऑल। मैम एक लास्ट क्वेश्चन। हाँ हाँ। कि मैम बहुत स्टूडेंट्स हम यहाँ पे ना, वो एक्चुअली ऑनलाइन देख रहे हैं, यहाँ पर आएंगे, उन्होंने एचएस का पेपर भी लिखा मैम, उनके बहुत सारे एलाइड के भी हैं, वो बोल रहे हैं कि टू कंप्लीट द पेपर थोड़ी सी ना क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है पेपर टाइम एचएस में वो कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उनको क्या टिप्स आप देंगे? मैंने अभी ब्रदर को भी अपने यही दिया था। माय ब्रदर जस्ट रोट अभी सिविल सर्विसेज का मेंस। तो पहले दिन जब वो पेपर देने गया तो शाम को आके उसकी शक्ल ऐसी सी हो गई, रोने वाली। उसने कहा पेपर पूरा नहीं हो रहा है, मैंने लास्ट में इतना गंदा लिखा है कि मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर को भी समझ आएगा। तो मेरा अपने भाई के लिए भी यही सजेशन था और आप लोगों के लिए भी यही है, शुरू में मैक्सिमम मार्क्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। फॉर एग्जाम्पल एचएस में 20 मार्क्स के होते हैं या अभी एलाइड में 8 मार्क्स के होंगे। उसका रीज़न ये दे रही हूँ, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है, आपका हाथ थका नहीं होता है, तो शुरू में जो आप लिखेंगे उसमें से आप बेस्ट मार्क्स अचीव कर पाएंगे। 4 नंबर में आप कितने ही नंबर ले लोगे, वो आप लास्ट में भी लिखोगे। अगर क्वेश्चन है व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू 4 नंबर का, तो लास्ट में वही लिखोगे जो तुम्हें आता है। यू कैन नॉट ऐड मच। और थोड़ा गंदी हैंड राइटिंग में भी लिखोगे तो 4 में से हो सकता है 2 दे दे, उससे ज़्यादा वो देने भी नहीं वाले। लेकिन 8 मार्क्स में या 20 मार्क्स में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मान लो टूरिज्म पे क्वेश्चन है, मुझे सारा आता है टूरिज्म का, मैंने सबसे बेस्ट क्वालिटी में लिख दिया, हेडिंग डाल दी, बॉडी डाल दी, डायग्राम्स बता दिए, एग्जाम्पल्स बता दिए, स्कीम्स बता दिया, सर्वे बता दिया और ख़त्म कर दिया। तो वो जो 20 मार्क्स में से मेरे 13 मार्क्स तक तो आने ही आने हैं, और बहुत अच्छा लिखा है तो 15 भी कहीं नहीं गए। सो द बेस्ट आंसर इज़ कि ट्राई टू कवर पहले जो ज़्यादा मार्क्स वाले हैं, फिर 8 में जाओ और 4 या छोटे वालों को लास्ट में करो, पेपर कंप्लीट होगा। हुआ उसका कंप्लीट क्योंकि अगले दिन। ठीक है, ठीक है, बहुत बोला मैंने, है ना। तो बट इसका रीज़न ये है कि मैंने कहा आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। आप लोगों को देख के अपनी याद आ गई मुझे, और ये सारी बातें दिल से थी जो मैं सोचती थी कोई मुझे बता देता उस वक्त, बट धक्के खा खा के सीखना था तो यही लिखा था। बट ऑल द बेस्ट टू यू, और निराश नहीं होना। एंड एज आई टोल्ड यू, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, बहुत बहुत दूर रहो। लड़के तुम लोग भी, ठीक है सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं। 1 साल 2 साल मैं हमेशा बोलती हूँ कि विश्वामित्र को, जब विश्वामित्र तपस्या करने बैठे, मेनका तभी क्यों आई? सोचो, वो पहले क्यों नहीं आई, वो बाद में क्यों नहीं आई? क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे, वो इसीलिए तब आई। सो इसीलिए जब आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा फोकस होने की कोशिश करते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस तभी आती हैं। तो विश्वामित्र के सामने मेनका तभी आई जब वो तप कर रहे थे। अगर नहीं करते तब तो मेनका भी नहीं आती। आई थिंक फिर दे गॉट मैरिड, है ना। चलो चलो ठीक है, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू, और मज़ा आ गया, खून बढ़ गया मेरा भी, है ना। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और इफ़ यू राइट आंसर्स, कभी ऐसा लगे यू कैन कॉन्टैक्ट अपने बता सकते हो। मैं मेरा ऑफिस कुसुमटी में है, यू गाइज कैन कम ओवर। कभी कोई आंसर चेक करवाना हो या क्या, टाइम आप सर से ले सकते हैं, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।